हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। हमें पता है बैंकिंग सिस्टम एक अलग अलग सिस्टम या फिर एक अलग अलग डिविजन्स में डिवाइडेड है, जो कि हर अलग अलग ऑडियंस को केटर करता है। जैसे रीजनल रूरल बैंक्स है जो कि रूरल कम्युनिटी को केटर करते हैं। अर्बन के लिए काफ़ी सारे हमारे यहाँ पर कमर्शियल बैंक्स हैं। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझने वाले हैं कि क्या बैंकिंग की हिस्ट्री है, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि बैंकिंग का कैसे किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है। तो शुरू करते हैं। आप सभी को पता होगा कि एंशिएंट टाइम्स में साहूकार होते थे, ठीक है, सेठ होते थे, बिजनेसमैन होते थे, हम उनको बहुत सारे नामों से जानते हैं, मनी लेंडर्स हम उनको बोलते हैं। वो काफ़ी महंगे ब्याज दरों पर, ठीक है, पैसा देते थे, जो कि मिडिल मैन के लिए या फिर जो गरीब लोग थे, गरीब तबके के लोग थे, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती थी, क्योंकि वो उनको बेसिकली कहीं ना कहीं डिप्रेस करने की कोशिश करते थे। अब इसी के चलते ये सब चीज़ें जब हो रही थी तो बैंकिंग जैसी सुविधाओं को लाने की आवश्यकता पड़ी, ताकि लोगों को थोड़ी सी बेहतर सुविधाएं दी जा सके, राइट। हालांकि जब ब्रिटिशर्स थे तब तो चीज़ें बहुत सुधरी नहीं, बट उनके जाने के बाद बैंकिंग सिस्टम हमारा डेफिनेटली काफ़ी बेहतर हुआ है। तो हम कुछ फैक्ट्स के साथ शुरू में डील कर लेते हैं कि 1770 की अगर मैं बात करूं, 1770 में सबसे पहले जो द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म, जिसका नाम रखा गया बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कैलकाटा में ये बना था। हालांकि इसको हम पूरा स्वदेशी बैंक नहीं बोल सकते, क्योंकि ये यूरोपियंस हैंडल करते थे। उसके बाद क्या हुआ, 1806 से लेकर 1842 तक भी काफ़ी सारे मेजर डेवलपमेंट्स हुए बैंकिंग में। आप सबको पता है जब ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया था तो उन्होंने बहुत सारे फैक्ट्रीज हमारे यहाँ पर लगाए, बहुत सारे पोर्ट्स हमारे यहाँ पर बनवाए, ठीक है। ऐसे ही उन्होंने 3 प्रेसिडेंसी भी यहाँ पर बनवाई थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, ठीक है, जहाँ पर उन्होंने ये प्रेसिडेंसीज में बैंक सेटअप करे। इन तीनों ही बैंक्स को, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो बैंक्स हैं, इनको कंबाइन करके एक बैंक बनाया गया बाद में, जिसको हमने बोला इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये मैं बात कर रही हूं 1921 की, और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बाद में जाके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना, नेशनलाइजेशन के बाद में 1955 में, राइट। तो ये टाइमलाइन भी आपको याद रखनी है। उसके साथ साथ जो भी बैंकों के नाम है, कब इनका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, ये सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए काफी रेलेवेंट है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे बैंक्स की जो कि इंडिपेंडेंस से पहले एग्जिस्ट करते थे, ठीक है जी। सबसे पहला है इलाहाबाद बैंक, जो कि 1865 में बनाया गया, इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है, राइट। हालांकि ये सबसे पहला, या फिर हम बोल सकते हैं कि इंडियंस इसको नहीं ओन करते थे। उसके बाद आता है पंजाब नेशनल बैंक, जो कि 1894 में आया। ये पहला बैंक था जिसको इंडियंस पूरी तरीके से होल्ड करते थे। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया भी बना इन द ईयर 1906। कैनरा बैंक भी बना सेम ईयर में जब बैंक ऑफ इंडिया बना। बैंक ऑफ बड़ौदा भी बना उसी के 2 साल बाद 1908 में। और फाइनली हम यहां पर देख सकते हैं सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की भी स्थापना हुई 1911 में। अब ये कुछ बैंक्स हैं जिनका फिर से हमें ईयर जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, अलोंग विद द हेडक्वार्टर, जो हमारे एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा और देना बैंक की मैं बात करूं तो इनको हमने नेशनलाइज किया 1969 में, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। विजया बैंक को भी हमने नेशनलाइज किया 1980 में। ये नेशनलाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, कब से शुरू हुआ, ये देख लेते हैं, ठीक है। आप सभी को पता है कि जो मनी लेंडर्स थे वो काफ़ी महंगे रेट पर जो है आपका ब्याज देते थे, पैसे देते थे, राइट। और काफ़ी ज़्यादा इससे प्रॉब्लम्स हो रही थी लोगों को। तो नेशनलाइज करने की हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता थी, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। इसी के चलते नेशनलाइजेशन का टॉपिक या फिर नेशनलाइजेशन का इशू आया, जो नेशनलाइजेशन करने की जहां पर बात हुई। और सबसे पहले 14 टॉप बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। मैं ये बात कर रही हूँ 69 में, 1969 की मैं बात कर रही हूँ। दिस ईयर यू हैव टू रिमेंबर, जब हमने सबसे पहले 14 बैंक को नेशनलाइज किया, जिनमें से कुछ बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, देना बैंक, कैनरा बैंक, जो हमने अभी रिसेंटली पिछले स्लाइड्स में देखे। उसके बाद कुछ साल बाद ही 1980 की मैं जब बात करूं तो 6 और बैंकों को नेशनलाइज किया गया। आप यहां पर देख सकते हो, उनमें से कुछ बैंक है जैसे विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, एटसेट्रा, राइट।
अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसी कमिटीज़ की जो आपके बैंकिंग एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये नाम आपको ज़रूर याद रखिएगा। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है एम नरसिम्हम कमिटी। सबसे पहले जो आई थी 1991 में, उसके कुछ साल बाद फिर से दूसरी कमिटी बनाई गई 1997 में, ताकि बैंकों को या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो है स्ट्रेंथन किया जा सके। इस कमिटी का जो मेजर काम था वो यही था कि हमारे देश में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनको हम बेसिकली आम भाषा में बैंक ही बोलते हैं, उनकी स्ट्रेंथनिंग की जा सके। ठीक है जी। उसके बाद आपको रघुराम राजन कमेटी भी याद रखनी है जो 2007 में आई थी। उसके बाद पीजे नायक कमेटी भी आपको याद रखनी है 2014, along with the years, right? Now, if you remember, 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया जो कि यूएस में शुरू हुआ। यूएस का स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ। ठीक है, वहां पर बहुत सारे बैंक्स फेल हुए। तो और वो 1929 में वहां पर डिप्रेशन की शुरुआत हुई, जो कि धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में फैल गया। उसका इम्पैक्ट हमें भी या फिर पूरी दुनिया को देखने को मिला। तब वो समय था 1929 का। ये ग्रेट डिप्रेशन फील करने के बाद वो समय आया जब ब्रिटिशर्स को ये फील हुआ, क्योंकि आप ये देखिए 1929 की मैं बात कर रही हूँ, अभी तक हमारा देश आज़ाद हुआ नहीं है, 1947 अभी आया नहीं है। और इस टाइम पे ब्रिटिशर्स को रियलाइज हुआ कि एक ऐसे हमें बैंक की ज़रूरत है ताकि ऐसी सिचुएशन बाकी जगहों पर ना आ सके, या फिर इंडिया में या फिर और बेसिकली जगहों पर ना आ सके। इसीलिए आरबीआई को उन्होंने बनाने का सोचा। और कब और कैसे वो बनाया आरबीआई एक्ट लाके 1934 में। 1934 में ये आरबीआई एक्ट आया, जिसके जरिए फाइनली 1935 से 1 अप्रैल 1935 से सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो कि इसके गवर्नर रहे हैं, और आरबीआई को, यानी हमारा जो आज के टाइम में सेंट्रल बैंक है, उसके ऑपरेशंस शुरू हुए। तो ये ईयर्स आपको डेफिनेटली याद रखने हैं, एक्ट का भी ईयर और जब से ऑपरेशन शुरू हुआ उसका भी ईयर। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है वेलिंगटन। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये वॉइस रॉय थे उस टाइम पे इंडिया के, जब ये पूरा इस्टेब्लिशमेंट हुआ। उसके बाद एक और एक्ट है जो आपको याद रखना है, विच इज द एक्ट ऑफ 1949। वो एक्ट क्या कहता है? वो एक्ट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। इस बैंक के तहत अगर आप मुझसे ये पूछें कि आरबीआई के पास इतनी पावर कैसे आती है, तो दिस इज द एक्ट जो आपको याद रखना है, जो कि आरबीआई को हमारे सेंट्रल बैंक को सारी पावर देता है, विच इज चाहे किसी भी कॉरपोरेशन को अलाउ करना हो या फिर बेसिकली लाइसेंस प्रोवाइड करता है कॉरपोरेशंस को कि वो बैंक्स खोल सकती हैं, या फिर किसी भी बैंक को अगर अपना कोई ब्रांच खोलना हो तो उस चीज़ की भी परमिशन उनको आरबीआई से लेनी पड़ती है। और आरबीआई को ये अथॉरिटी देता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। तो ये सारे पॉइंट्स, ये सारे एक्ट्स, कब किसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, ये पूरा इवैल्यूएशन, ठीक है जी, जो आज के लेक्चर का और बैंकिंग की जो भी हिस्ट्री है, ये आपको याद रखनी है एक जनरल पर्सपेक्टिव से भी, और आपके बैंकिंग के किसी भी एग्जाम के लिए तो डेफिनेटली ये ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। कल से मैं फिर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ आऊंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।